Hello dear students, welcome in the second video session of class 8th chapter number 4, the 18th century India. Myself Mrs. Prabla, and today in this video session I am going to discuss with you the reasons behind the decline of the Mughal Empire. बच्चे मुग़ल अम्पायर जो था इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम मुग़ल अम्पायर ने जहाँ पे इंडिया पे रूल किया. इट वॉज द largest densities of kings that ruled for the longest time in India. And what were the reasons behind the decline of the Mughal Empire? Today we will discuss in this video session. Number 1, the Aurangzeb's policies. तो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल रही हैं मुग़ल अम्पायर के डिक्लाइन होने में, मुग़ल अम्पायर के वीक होने में. एक्चुअली बच्चे औरंगज़ेब डिसकंटिन्यूड द टाइम टेस्टेड पॉलिसीज़ ऑफ हिज फोर फादर्स. तो जो उनके फोर फादर्स थे, जो उसके पहले वाले रूलर्स थे, औरंगज़ेब से पहले वाले रूलर्स थे, उनकी पॉलिसीज़ को औरंगज़ेब ने डिसकंटिन्यू कर दिया. एंड ही इम्पोज्ड जजिया ऑन द हिंदूज़. जजिया इज़ अ टाइप ऑफ जजिया वॉज अ टाइप इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स दैट वॉज इम्पोज्ड बाय औरंगज़ेब ऑन हिंदूज़. हिंदूज़ के ऊपर उसने नए नए टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया. एंड इवन ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड रेज्ड लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस. तो उसने क्या किया, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. एंड जो लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्सेस थे, उनका रेट जो था बढ़ाना शुरू कर दिया. दीज पॉलिसीज मेड हिम अनपॉपुलर. तो इस टाइप की पॉलिसीज़ जो थी, इसकी वजह से जो था औरंगज़ेब था लोगों के बीच में बहुत अनपॉपुलर रूलर बन गया. एंड ही ऑल्सो बिगेन टू इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द राजपूत रूलर्स. राजपूत रूलर्स बच्चे शुरू से ही मुग़ल रूलर्स के अलाय रहे हैं, मुग़ल रूलर्स के सपोर्टर रहे थे. लेकिन औरंगज़ेब की इंटरफेरेंस के कारण जो राजपूत रूलर्स की सपोर्ट थी वो भी औरंगज़ेब से छिन गई. औरंगज़ेब से राजपूत रूलर्स की जो सपोर्ट थी वो भी चली गई. दे वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ द मुग़ल सिंस अकबर्स टाइम. हालांकि राजपूत जो थे अकबर के टाइम से ही मुग़ल रूलर्स के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे थे. So all these things made Aurangzeb unpopular, and this was the first reason for the decline of the Mughal Empire. So the second reason was war of succession. War of succession क्या होता है बच्चे? War of succession होता है कि एक राजा की डेथ के बाद दूसरे राजा की डेथ के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, उसके लिए लड़ाई, राज सिंहासन के लिए लड़ाई. वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स राजगद्दी के लिए लड़ाई. ठीक है. तो जो मुगल्स थे उनकी कोई क्लियर सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी, मुगल रूलर्स की कोई भी क्लियर सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी. राजा की डेथ के बाद राजा के जितने भी बेटे होते थे उनमें आपस में लड़ाई छिड़ जाती थी कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा. हर कोई चाहता था कि मैं राजगद्दी पर बैठूं. So the law of succession in the Mughal was not very clear. Almost every time there was a ruthless war of succession when the Mughal ruler died. तो जब भी कोई मुगल रूलर डाइड होता था तो उनके बीच में लड़ाई जो थी वो छिड़ जाती थी. एंड दीज वॉर्स ड्रेन्ड द रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर एंड मेड इट अनस्टेबल. तो इससे जो था, एक तो रिसोर्सेज जो थे वो ड्रेन होते थे, रिसोर्सेज का लॉस होता था. नंबर 2 पे क्या होता था, अनस्टेबिलिटी आती थी. सो दिस वॉज द अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, वॉर ऑफ सक्सेशन. नंबर 3 रीजन जो रहा है, वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब. तो औरंगज़ेब के जो बाद वाले रूलर्स हुए हैं, औरंगज़ेब के जो बाद वाले जितने भी रूलर्स थे वो सारे के सारे वीक रहे, कमज़ोर रहे. द सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब वर वीक एंड इनएफिशिएंट. दे डिड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं था. एंड दे लेफ्ट द अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर्स. तो जो नोबल्स एंड गवर्नर्स थे उनके हैंड्स में उन्होंने सारे के सारे अफेयर्स दे रखे थे. सो मैनी ऑफ दीज नोबल्स एंड गवर्नर्स बिकम पावरफुल एंड दे एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स. सो दिस वॉज द अगेन अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज राइवलरी अमंग द नोबल्स. नोबल्स जो थे उनके बीच का जो विरोध था, राइवलरी अमंग द नोबल्स. सो जो नोबल्स थे मुगल कोर्ट के, द नोबल्स ऑफ द मुगल कोर्ट वर डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स लाइक अफगान्स, तुरान्स, ईरानियंस एंड हिंदुस्तानीज. तो मुगल कोर्ट के जितने भी नोबल्स थे वो अलग अलग सेगमेंट्स में, पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. कुछ अफगान्स थे, कुछ तुरान्स थे, ईरानियंस थे, है ना, हिंदुस्तानीज थे. सो ये जो ग्रुप्स थे इनके, दीज नोबल्स कंस्टेंटली स्ट्रगल विद वन अनदर. तो आपस में इनका जो स्ट्रगल था वो चलता रहता था फॉर द पावर,
फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर पावर। तो ये आपस में इनकी जो राइवलरी थी, जो इनका विरोध था, जो इनका जो वॉर थी, वो चलती रहती थी। सो दिस हैम्पर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी वजह से जो मुगल सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसकी जो फंक्शनिंग थी उसको कहीं ना कहीं पे धक्का लगा, उसकी फंक्शनिंग जो थी वो स्मूथ नहीं रही। सो दिस वाज द अनदर रीज़न, राइवलरी अमंग द नोबल्स वाज द अनदर रीज़न फॉर द वीकनिंग ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर। नेक्स्ट पॉइंट इज जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस। जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस जो था वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ मुगल एम्पायर के वीक होने के पीछे। सो मुगल्स इंट्रोड्यूस द जागीरदारी सिस्टम, द ऑफिसर्स वर गिवन जागीर्स इन ल्यू ऑफ देयर सैलरीज। तो जागीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जागीर बच्चे? जागीर का मतलब होता है लैंड, पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे मुगल राजा क्या करते थे? मुगल राजा क्या करते थे? अपनी ऑफिशियल्स को उनके काम के बदले में सैलरी नहीं देते थे, कैश में पेमेंट नहीं करते थे, उनको उनके बदले में जागीर दे देते थे, लैंड इशू करते थे, ठीक है। इन ल्यू ऑफ देयर सैलरीज दे वर गिवन जागीर्स, तो उनको जागीर्स दे दी जाती थी। जागीर थी एज अ पीस ऑफ लैंड एंड वेरी फ्यू जागीर्स वर लेफ्ट एज अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंक्रीज्ड, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा थे, मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था। तो इस टाइप से जागीर्स की जो जागीर्स थी वो बहुत कम पड़ गई थी, कम रह गई थी। तो क्या हुआ फिर? दिस वॉज द जागीरदारी क्राइसिस। जब जागीरें घटने लगी, लैंड जो थी उसकी कमी पड़ने लगी, अब लैंड भी कितना होगा, कितना लैंड वो देते जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से क्या क्राइसिस शुरू हो गया, एक जागीरदारी क्राइसिस जो था वो मुगल एम्पायर में पैदा हो गया। एंड जो जागीरदारी क्राइसिस था तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो क्राउन लैंड्स थे उनको जागीर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इस डिमांड को पूरा करने के लिए। सो दिस लेड टू द डिक्रीज इन द किंग्स रेवेन्यू। तो जब उन्होंने क्राउन लैंड को भी जागीर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो जो राजा का रेवेन्यू था, जो राजा की इनकम सोर्सेज थे वो कम होने शुरू हो गए, और ये जो था मुगल एम्पायर की वीकनिंग का एक कारण बना, ठीक है। वैसे ही था मनसबदारी क्राइसिस। ये तो हो गया ना जागीरदारी सिस्टम। तो मनसबदारी क्राइसिस में क्या आता है? मनसबदारी क्राइसिस क्या था? मनसबदारी क्या है? पहले मनसबदारी सिस्टम वाज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। तो मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसब क्या होता है? एक रैंक होता है मिलिट्री में, जस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एक किसी सैनिक को दिया जाता है। तो पर्सन हु वाज गिवन मनसब दैट वाज कॉल्ड मनसबदार। तो जिसको मनसब दिया जाता था, एक रैंक दिया जाता था, उसको मनसबदार कहते थे। ही हैड टू मेंटेन फिक्स्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स। तो मनसबदार जो होता था उसको ट्रूप्स जो थी, फिक्स्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स जो थी वो रखनी होती थी, और उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उनके खर्चों को मीट करने के लिए ही वॉज गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो उन खर्चों को मीट करने के लिए उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया जाता था फ्रॉम द जागीर, गिवन जागीर्स। एंड दिस सिस्टम वाज द बैकबोन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जो रेवेन्यू सिस्टम था वो एक बैकबोन था किसके लिए? मुगल एम्पायर के लिए। अब जब यही राइट किसी और के पास ट्रांसफ़र हो गया तो मुगल एम्पायर का जो वीक होना वो स्वाभाविक था। तो इस टाइप से जो मुगल एम्पायर था वो वीकनेस की ओर बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर हो गया? जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे मुगल एम्पायर के वीक होने के पीछे। नेक्स्ट है बच्चे आपका वीक आर्मी। तो जो आर्मी थी, आर्मी भी उसकी वीक थी। फेलियर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। फेलियर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो उसकी आर्मी में मॉडर्नाइजेशन भी थी। मुगल आर्मी जो थी एक मतलब उनकी ओल्ड टेक्निक्स थी, उनके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं था, वेपन्स उनके ओल्ड टेक्निक के थे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो थी, फेलियर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन मेड द मुगल आर्मी वेरी वीक। तो मुगल आर्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई एंड देयरफॉर इट बिकेम ईजी फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स टू डिफीट द मुगल रूलर्स। तो मुगल रूलर्स को डिफीट करना फॉरेन इन्वेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक ईजी टास्क बन गया। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, द लास्ट पॉइंट इज फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स का मतलब है, फॉरेन का मतलब है विदेशी, इन्वेजन्स का मतलब है हमले। तो विदेशी हमले मतलब फॉरेनर्स ने मुगल्स के ऊपर अटैक्स किए। नादिर शाह, नादिर शाह कहाँ का रूलर था? पर्शिया का रूलर था। नादिर शाह टुक द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस। तो नादिर शाह ने इस वीकनेस का फ़ायदा उठाया एंड ही वॉज द रूलर ऑफ पर्शिया एंड ही इन्वेडेड इंडिया इन 1739। तो 1739 में उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया एंड ही ईजिली डिफीटेड द मुगल आर्मी। तो ईजिली उसने मुगल आर्मी को हरा दिया एंड ही मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली। तो दिल्ली की तरफ उसने मार्च किया एंड ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली। दिल्ली में भी उसने बहुत सारा जान माल का नुकसान किया
एंड नादिर शाह लूटेड द इनॉर्मस वेल्थ, बहुत सारा जो धन दौलत था दिल्ली से उसने लूट लिया। एंड इवन के जो फेमस कोहिनूर डायमंड था एंड पीकॉक थ्रोन था। कोहिनूर डायमंड बच्चे सबसे वैल्यूएबल डायमंड है, एंड पीकॉक थ्रोन जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, गोल्ड हीरे जवाहरात से वो बना हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों को भी वो लूट कर अपने यहाँ पे ले गया। पहले नादिर शाह ने हमला किया एंड आफ्टर नादिर शाह डेथ, नादिर शाह की डेथ के बाद जो उसका कमांडर था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया इंडिया को, इंडिया के ऊपर फिर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया एंड ही लूटेड दिल्ली सेवरल टाइम्स। इस टाइप से बहुत सारे हमले उसने किए और बहुत बार दिल्ली को उसने लूटा। एंड दीज फॉरेन इन्वेजन्स डेंटेड द ग्लोरी एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल अम्पायर। तो इन सब फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से जो मुगल अम्पायर की ग्लोरी थी, जो मुगल अम्पायर की प्रेस्टीज थी, वो धीरे धीरे डेंट होनी शुरू होगी, धीरे धीरे धुंधली पड़नी शुरू हो गई, वीक होनी शुरू हो गई। एंड इस टाइप से जो मुगल अम्पायर था वो बड़ी ही तेज़ी से जो था डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन आई विल डिस्कस विद यू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। राइज ऑफ रीजनल पावर्स में हम लोग 3 टाइप की पावर्स को डिस्कस करेंगे, बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड पंजाब, 3-4 टाइप की, ये चारों करेंगे डिस्कस। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ मराठास। ठीक है, सो वॉच द वीडियो अप टू द एंड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।